हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बीए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर से लोक प्रशासन पढ़ा रहा था। यूनिट फर्स्ट लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर अभी तक आपको बता चुका हूं। परंतु अभी कुछ विश्वविद्यालयों में फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और फोर्थ सेमेस्टर में अभी 2 यूनिट बचा हुआ था, यूनिट 7 और यूनिट 8। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट 7 की तरफ ले चलूँगा। यूनिट 7 में हैं मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट हैं और सिमोन डी बोवार हैं और रोजा लग्जमबर्ग हैं। ये 3 महिला विचारक जो हैं, नारीवादी विचारक हैं। ये यूनिट 7 में आपके दिया गया है। आज मैं आपको मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट की तरफ से। मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट का जन्म 27 अप्रैल 1759 को स्वीटलफील्ड, लंदन में हुआ था। वह एलिजाबेथ डिक्सन, इनकी माता का नाम था एलिजाबेथ डिक्सन। माता का नाम क्या था? माता का नाम एलिजाबेथ डिक्सन, एलिजाबेथ डिक्सन। और पिता का नाम एडवर्ड जॉन उल्स्टोनेक्राफ्ट, एडवर्ड जॉन उल्स्टोनेक्राफ्ट था। ध्यान दीजिए, मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट का जन्म स्वीटलफील्ड, लंदन में हुआ था और इनकी माता का नाम एलिजाबेथ डिक्सन था। पिता का नाम एडवर्ड जॉन उल्स्टोनेक्राफ्ट था। एलिजाबेथ डिक्सन और एडवर्ड जॉन उल्स्टोनेक्राफ्ट की 7 संतानें थीं और यह मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट 7 संतानों में दूसरे स्थान पर थी। यह सेकेंड नंबर पे थी। 7 संतानों में यह सेकेंड नंबर पे थी, दूसरे स्थान पर थी। मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट एक अंग्रेज लेखिका थी। यह एक अंग्रेज लेखिका थी और एक दार्शनिक थी और अध्यापक थी और महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए यह हमेशा तत्पर रहती थी। इन्होंने महिलाओं के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, शैक्षिक क्षेत्र में कार्य किया और महिलाओं के लिए सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में समानता लाने के लिए इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। यह महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना चाहती थी और पुरुषों के बराबर लाने के लिए इन्होंने महिला समानता पर बल दिया, महिला संबंधी अनेकों विचार दिया। इन्होंने महिलाओं के लिए एक पुस्तक लिखी थी। ए बेनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वोमेन, 1792 में। वैसे तो ढेर सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो 1792 में इन्होंने पुस्तक लिखी, ए बेनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वोमेन, यहीं से यह फेमस हो जाती हैं, यहीं से यह फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। और ए बेनिडिक्शन ऑफ राइट ऑफ द वोमेन एक प्रशंसनीय पुस्तक बन गई। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक बन गई और इसी से मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट लंदन में या ब्रिटेन में या यूरोप में फेमस हो जाती हैं। 1788 में मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट लंदन के एक प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के पास जाती हैं। जोसेफ जॉनसन लंदन के एक प्रकाशक जोसेफ जॉनसन के साथ मिलकर उन्होंने अनुवादक का कार्य किया। अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर का कार्य किया। ये विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करती थी। जोसेफ जॉनसन के पास एक प्रेस था और वह विभिन्न किताबों का संपादन किया करते थे, विभिन्न किताबों को छापते थे। मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट जोसेफ जॉनसन के प्रेस में चली जाती हैं और वहाँ पर फिर वह अनुवादक का कार्य करने लगती हैं, ट्रांसलेटर का कार्य करने लगती है। और इसी प्रकाशक के पास से ही मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट की कई पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। 1792 में मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट लंदन छोड़कर फ्रांस चली जाती हैं। 1792 में मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट लंदन छोड़कर फ्रांस चली जाती हैं।
फ्रांस चली जाती हैं और वह फ्रांसीसी क्रांति का निरीक्षण करने लगती हैं। जैसा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो वह लंदन जाकर फ्रांसीसी क्रांति का निरीक्षण करने लगती हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों होती है, क्या वजह है और किस असंतोष से यह फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई है। और इस फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में मेरी वोllstonecraft ने एक पुस्तक भी लिखी है, हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इफेक्ट इट हैज प्रोड्यूस इन यूरोप। 1794 में यह किताब उनकी पब्लिश होती है और 1794 में ही मेरी वोllstonecraft का एक अमेरिकन कप्तान होता है, एक वहाँ पे अमेरिकन कप्तान होता है सेना में, गिलबर्ट इमले। 1794 में गिलबर्ट इमले यह अमेरिकन कप्तान होते हैं। यह अमेरिकन कप्तान थे गिलबर्ट इमले। वोllstonecraft का गिलबर्ट इमले से अफेयर हो जाता है और 1794 में दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। और मेरी वोllstonecraft 1795 में एक बच्ची को जन्म देती हैं। 1795 में एक बच्ची को जन्म देती हैं। गिलबर्ट इमले से ही एक बच्ची को जन्म देती हैं 1795 में। लेकिन जल्द ही गिलबर्ट इमले से तनाव उत्पन्न हो जाता है और फिर वह तलाक ले लेती हैं। गिलबर्ट इमले से तलाक ले लेती हैं। फिर फ्रांस छोड़कर वह यूरोप आ जाती हैं, यानी कि लंदन आ जाती हैं। फ्रांस छोड़कर मेरी वोllstonecraft लंदन आ जाती हैं। जब वह लंदन आ जाती हैं तो अपने प्रकाशक मित्र जोसेफ जॉनसन के साथ वह फिर ट्रांसलेटर का कार्य करने लगती हैं। जोसेफ जॉनसन के साथ फिर वह ट्रांसलेटर का कार्य करने लगती हैं। और जो जोसेफ जॉनसन होते हैं वह कट्टरपंथी ग्रंथों के प्रकाशक होते हैं। उनके पास विभिन्न विद्वान आते हैं, उनके पास अनेकों की संख्या में विद्वान आते हैं और वह विभिन्न विद्वान जो होते हैं जोसेफ जॉनसन से अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाते रहते हैं, जिसमें कि विलियम गाडविन होते हैं, थॉमस पेन होते हैं, थॉमस होलक्राफ्ट होते हैं, विलियम ब्लैक होते हैं। ये विभिन्न विद्वानों का समूह होता है, यह जोसेफ जॉनसन के साथ रहता है। तो मेरी वोllstonecraft जोसेफ जॉनसन के साथ रहती हैं और जोसेफ जॉनसन के साथ रहते रहते वह विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आती हैं और विलियम गाडविन से उनका फिर अफेयर चलने लगता है। और विलियम गाडविन के साथ वह 1796 में शादी कर लेती हैं। 1796 में फिर मेरी शादी कर लेती हैं विलियम गाडविन के साथ। और विलियम गाडविन से शादी कर लेती हैं और 1797 में फिर वह क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 1796 में विलियम गाडविन से शादी होती है। 1797 में मेरी वोllstonecraft फिर से एक बच्ची को जन्म देने वाली होती हैं और मेरी वोllstonecraft 1797 में जब बच्ची को जन्म देती हैं तो जन्म देने के 11वें दिन ही मेरी वोllstonecraft की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 38 वर्ष की अवस्था में मेरी वोllstonecraft की मृत्यु हो जाती है। बहुत कम उम्र में मेरी वोllstonecraft की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 10 सितंबर 1797 को मेरी वोllstonecraft की मृत्यु हो जाती है, मात्र 38 वर्ष की अवस्था में। तो जो मेरी वोllstonecraft की जो बच्ची होती है उसका नाम भी मेरी वोllstonecraft शैली रखा जाता है। यह बाद में चलकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार होती है। आइए देखते हैं मेरी वोllstonecraft की कुछ रचनाओं को। मेरी वोllstonecraft की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। इनकी जो रचना है थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, यह 1787 में पब्लिश होती है। थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787 में यह पब्लिश होती है। इसमें उन्होंने रूसो के ग्रंथ इमाइल की आलोचना की है। मेरी ए फिक्शन, यह एक नावल है, 1788 में पब्लिश होती है। तीसरी है ए विनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द मैन, 1790 में पब्लिश होती है। इसमें इसमें पुरुष वर्चस्ववादी समाज को लेकर लिखा गया है। ए विनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वोमेन 1792 में पब्लिश होती है। इसमें महिला अधिकारों की बात, महिला समानता की बात कही गई है। लेटर्स रिटेन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क
1796 में, यानी कि जब वह विभिन्न देशों का दौरा कर रही होती हैं तो विभिन्न देशों का निरीक्षण करने के पश्चात एक लेटर लिखती हैं, जिसको कि लेटर्स रिटेन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। यह 1796 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट पुस्तक है मारिया आर द रंग ऑफ वोमेन्स। यह 1798 में पब्लिश होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर मेरी वोllstonecraft की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इफेक्ट इट हैज प्रोड्यूस इन यूरोप। यानी कि फ्रेंच यह 1794 में पब्लिश होती है। इस कहने का आशय यह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया था, इसके बारे में मेरी वोllstonecraft ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब आइए देखते हैं मेरी वोllstonecraft के विचारों को। मेरी वोllstonecraft के जो विचार हैं वह अधिकांशतः महिलाओं को लेकर है, महिला विचार। इसीलिए उन्होंने महिलाओं पर ही विचार दिया है, इसीलिए मेरी वोllstonecraft को महिला या नारीवादी विचारक कहा जाता है, नारीवादी विचारक कहा जाता है। महिला या नारीवादी विचारक इनको कहा जाता है। प्रथम नारीवादी विचारक भी इनको कहा जाता है। और मेरी वोllstonecraft विलियम गॉडविन ने ही सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग मेरी वोllstonecraft और विलियम गॉडविन दोनों ने मिलकर किया था। आइए देखते हैं मेरी वोllstonecraft के विचारों को। पहला विचार है इनका महिला शिक्षा पर, महिला शिक्षा पर विचार। महिला शिक्षा, चूंकि मेरी वोllstonecraft एक नारीवादी विचारक हैं, इसलिए इन्होंने अपने अधिकांश विचार नारियों पर ही दिए हैं, महिलाओं पर दिए हैं। महिलाओं पर ही इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। मेरी वोllstonecraft ने अपनी पुस्तक ए बेनिडिक्शन ऑफ द राइट, मेरी वोllstonecraft ने अपनी पुस्तक ए बेनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन 1792 में जो पब्लिश होती है, इस पर महिला शिक्षा पर प्रकाश उन्होंने डाला है। मेरी ने मध्यम वर्गीय महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। इस पुस्तक में एक माँ की भावनाओं को दर्शाया गया है, माँ की भावनाओं को दिखाया गया है कि एक माँ अपनी बेटी को कब, कहाँ और कैसे व्यवहार करना सिखाती है। एक माँ अपनी बेटी को कब, कैसे और कहाँ व्यवहार करना सिखाती है। मेरी वोllstonecraft कहती हैं कि प्रत्येक महिला को शिक्षित अवश्य होना चाहिए, चाहे वह माँ हो या पुत्री हो या पत्नी हो या फिर बहन हो। मेरी का मानना था कि प्रत्येक महिलाएं स्वयं को शिक्षित व जागृत करती हैं तो आने वाली पीढ़ियों का भी उत्थान होगा और महिलाओं का भी उत्थान होगा। यानी महिलाएं जो होती हैं वो स्वयं को शिक्षित करती हैं, जागृत करती हैं, स्वयं को शिक्षित करती हैं, जागृत करती हैं, तो आने वाली पीढ़ियों का ही न केवल उत्थान होगा बल्कि महिलाओं का भी योगदान होगा। मेरी वोllstonecraft का कहना है कि शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं अपना योगदान समाज में दे सकती हैं और शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का उत्थान होगा। महिलाओं के उत्थान के साथ साथ समाज का भी उत्थान अवश्य होता है। यानी कि समाज में संपूर्णता तभी आती है जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाओं को अधिकार मिलता है। मेरी का मानना था कि समाज में यह गलत धारणा हो गया है कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं, महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं। संपत्ति, मेरी वोllstonecraft का कहना है कि यह समाज में गलत धारणा है कि जो महिलाएं हैं वह पुरुषों की संपत्ति हैं। महिला पुरुषों की संपत्ति है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सच्चाई क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों का सहयोग करती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, पुरुषों के हर काम में हाथ बटाती हैं। तो इसलिए पुरुषों के अंदर भी महिलाओं से सहयोग लेने की भावना विकसित किया जाना चाहिए। पुरुषों के अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं डेवलप किया जाना चाहिए कि वो महिलाओं से सहयोग लें।
मेरी का कहना था कि महिलाएं भले ही दिन भर कार्य करती हैं, मेरी का कहना था कि महिलाएं भले दिन भर कार्य करती हैं परंतु उन्हें घर की संपत्तियों से वंचित रखा जाता है। महिलाएं क्या होती हैं कि महिलाएं दिन भर घर में कार्य करती हैं लेकिन घर की संपत्ति से उनको वंचित रखा जाता है और घरेलू हिंसा के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। मेरी कहती हैं कि महिलाओं का घरेलू हिंसा के द्वारा शोषण किया जाता है, तरह तरह के अधिकार उनके ऊपर जमाए जाते हैं, अनेक प्रकार की प्रताड़ना उनको दी जाती है। इस तरह से ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेरी wollstonecraft ने महिलाओं को जागृत करने के लिए विशेष सुझाव दिया है और महिलाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने विशेष सुझाव के साथ साथ विशेष बल भी दिया है। मेरी wollstonecraft का यह जो विचार होता है उनकी पहली पुस्तक थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ वीमेन में प्रकाशित होती है। उनकी पहली पुस्तक जो होती है थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ वीमेन जो 1787 में पब्लिश होती है। इसी में उन्होंने महिलाओं संबंधी विचार दिए हैं। व्यापक पैमाने पर उन्होंने व्यापक स्तर पर इसमें महिला के बारे में उन्होंने लिखा है। मेरी wollstonecraft जो अमेरिका में क्रांति होती है 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। तो मेरी wollstonecraft दोनों क्रांतियों का समर्थन करती है क्योंकि दोनों क्रांतियां जो होती हैं वो समानता के आधार पर लड़ी गई थी, समानता के आधार पर लड़ी गई थी। 1776 में जो क्रांति होती है अमेरिका की, वह अमेरिका की क्रांति बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के आधार पर और समानता के आधार पर लड़ी गई थी। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है वह भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर लड़ा गया था। इसलिए मेरी wollstonecraft का कहना था कि जब ये क्रांतियां समानता के आधार पर लड़ी गई हैं तो महिलाओं को भी समानता प्राप्त होनी चाहिए, महिलाओं को भी समानता प्राप्त होनी चाहिए। महिलाएं भी समान हैं क्योंकि इन क्रांतियों में महिलाओं ने भी पुरुषों का सहयोग किया है। अमेरिकी क्रांति का उद्देश्य जो था वह वर्ग भेद को समाप्त करना था। वहीं महिलाओं के साथ समानता की भी बात कही गई थी। अमेरिकी क्रांति में वर्ग भेद को समाप्त करना था और महिलाओं और साथ ही साथ महिला समानता की भी बात कही गई थी। अमेरिकी क्रांति के श्वेत पत्र में भी कहा गया था कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। अमेरिका के श्वेत क्रांति में यह कहा गया था कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, इसलिए सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। वह चाहे महिला हो या कोई और हो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, समान स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इस तरह से मेरी wollstonecraft महिला शिक्षा को लेकर काफ़ी सक्रिय रही हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए वह कार्य करती रही हैं। जो उसमें रूढ़िवादी समाज होता है जो उसमें उस रूढ़िवादी समाज का मेरी wollstonecraft आलोचना भी करती हैं, रूढ़िवाद की आलोचना भी यह करती हैं, यह रूढ़िवाद की आलोचना भी करती हैं। मेरी कहती हैं कि समय के साथ साथ महिलाओं को मताधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी कि जितनी भी स्वतंत्रताएं, जितने भी अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं वह सारे अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। लेकिन उस समय का जो समाज था वह रूढ़िवादी समाज था, वह महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता था। वो महिलाओं की जो स्थिति थी वह चारदीवारी तक ही सीमित थी। तो मेरी wollstonecraft ने रूढ़िवादी विचारक बर्क की आलोचना की है। उसमें रूढ़िवादी विचारक होते हैं बर्क। मेरी wollstonecraft बर्क के विचारों की आलोचना करती हैं और बर्क रूढ़िवादिता के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं। फ्रांस की जो क्रांति होती है 1789 में, बर्क उसकी आलोचना करते हैं। बर्क कहते हैं कि यह क्रांति शांति के माध्यम से भी हो सकती थी या धीरे धीरे भी हो सकती थी, संवैधानिक साधनों से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बर्क उस समय जो फ्रांस की क्रांति होती है उस फ्रांस की क्रांति की आलोचना करते हैं। मेरी wollstonecraft बर्क के बारे में कही थी कि शायद आप, यानी कि बर्क, आप का मतलब बर्क का मतलब उन महिलाओं से है जिन्होंने सब्जियां या मछलियां बेचकर अपनी आजीविका निर्वाह की कोशिश की है। शायद आपका मतलब उन महिलाओं से है जिन्होंने सब्जियां या मछलियां बेचकर अपनी जीविका का निर्वाह किया है या निर्वाह करने की कोशिश की है और जिन्हें कभी शिक्षा का कोई लाभ समाज के द्वारा नहीं मिल पाया है। मेरी wollstonecraft ने फ्रांसीसी क्रांति को विश्व का सर्वोत्तम आशीर्वाद की संज्ञा दी है। यह फ्रांसीसी क्रांति जो होती है यह एक महान कार्य होता है
वो महान कार्य था, यह एक पुण्य कार्य था। मेरी ने फ्रांसीसी क्रांति की पद्धति में उठाए गए प्रश्नों पर तर्क दिया है और कहा है कि यह क्रांति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। यह क्रांति क्यों हुई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है, जिसने 1789 में फ्रांस को जकड़े हुए संकट से बाहर निकाला और निरंकुशशाही व्यवस्था से मुक्ति दिला दी। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति होती है, यह फ्रांस को जकड़े हुए संकट से बाहर निकाला और वहाँ के सत्ता से फ्रांस को मुक्ति दिलाई, वहाँ के निरंकुशशाही सत्ता से मुक्ति दिलाई। मेरी वुllstonecraft का कहना है कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। मेरी वुllstonecraft कहती हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष माना जाना चाहिए। महिलाएं भी पुरुषों के समकक्ष होती हैं, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं हैं। जो स्थिति महिलाओं की है, जो स्थिति पुरुषों की है, वही स्थिति महिलाओं की है। उनमें महिलाएं भी बुद्धि से कम, महिलाओं में शक्ति कम हो सकती है, बल कम हो सकता है, लेकिन बुद्धि पुरुषों से भी आगे हो सकता है। महिलाओं में बुद्धि भी पुरुषों से आगे हो सकता है, यानी कि बुद्धिमत्ता के मामले में किसी प्रकार से कम नहीं है। केवल महिला और पुरुषों में जो अंतर है वह जैविक अंतर है, केवल जैविक अंतर है, इसके अलावा किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हो सकती हैं, मुख्यमंत्री मायावती भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस तरह से महिलाएं भी अगर चाहें तो वह बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा ले सकती हैं, वह देश सेवा में भाग ले सकती हैं, देश के, राष्ट्र के उच्च पदों पर आसीन हो सकती हैं, यदि उसमें काबिलियत है तो। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में कई प्रकार के उदाहरण ऐसे भरे पड़े हुए हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। आज भी महिलाएं अच्छी रैंक ला रही हैं, आईएएस में, पीसीएस में अच्छी रैंक ला रही हैं। तो मेरी वुllstonecraft का यह विचार काफ़ी तार्किक प्रतीत होता है, काफ़ी यथार्थ प्रतीत होता है और वास्तविक प्रतीत होता है। मेरी वुllstonecraft का कहना था कि महिलाओं को अपनी बुद्धियों को बढ़ाना चाहिए, अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, अपनी तर्क शैली को बढ़ाना चाहिए। उनको केवल पति की सेवा ही नहीं करनी चाहिए, या विभिन्न कार्यों को करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ का जाया नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मेरी वुllstonecraft का मानना था कि पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, परंतु बुद्धि के मामले में महिला भी उनसे कम नहीं है। बुद्धि के मामले में महिलाएं भी उनसे कम नहीं हैं। और वह कहती हैं कि महिलाओं और पुरुष में जो अंतर भी होता है वह जैविक अंतर होता है। पुरुष शक्तिशाली होते हैं, महिलाएं भी शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा वह कम शक्तिशाली हो सकती हैं। तो जो शक्तिशाली होना है यह एक जैविक अंतर है। महिलाओं और पुरुषों में जो शक्ति की अवधारणा है या शक्ति की बात है, यह एक जैविक अंतर है। परंतु वह कहते हैं कि ये मेरी वुllstonecraft कहती है कि यह एक जैविक अंतर है, पुरुषों का शक्तिशाली होना, लेकिन महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं भी पुरुषों की तरह तर्क शैली रखती हैं, विचार रखती हैं, सोच रखती हैं, और आत्मबल की शक्ति भी महिलाओं में पुरुषों से अधिक हो सकता है। मेरी कहती हैं कि कुछ मामलों में महिलाएं पुरुषों से आगे होती हैं, जैसे कि महिलाओं के अंदर त्याग की भावना अधिक होती है, प्रेम की भावना होती है, वात्सल्य की भावना होती है, करुणा, दया की भावना अधिक होती है। तो कुछ स्थिति में, कुछ गुणों में महिलाएं पुरुषों से बेहतर होती हैं। तो इसलिए महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों के समान समाज में स्थान मिलना चाहिए। मेरी वुllstonecraft एक नारीवादी विचारक हैं। मेरी ने अपने लेखन में महिलाओं के लिए एक उन्नत कार्य किया है, महिलाओं के लिए एक उन्नत जीवन की कल्पना की है। इनका मानना था कि महिलाओं को भी समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय मिलने चाहिए जो कि पुरुषों को प्राप्त होती हैं, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः एक मानव हैं। मानव की श्रेणियों में केवल पुरुषों को ही सक्षम मानना गलत है। महिलाओं को भी पुरुषों के समकक्ष माना जाना चाहिए। महिलाओं को भी इस समाज का एक अंग या एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए। मेरी वुllstonecraft कहती हैं कि यदि महिलाओं को भी शिक्षित कर दिया जाए तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। ये कहती हैं मेरी वुllstonecraft कि लैंगिक भेदभाव को कब समाप्त किया जा सकता है, जब महिलाओं को भी शिक्षित कर दिया जाए। लैंगिक भेदभाव
लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? महिलाओं को शिक्षित करके समाप्त किया जा सकता है। यह महिलाओं के तर्क में विश्वास करती हैं और कारण में विश्वास करती हैं, यानी कि तार्किकता एवं कारण में विश्वास। चौथा पॉइंट है तार्किकता एवं कारण में विश्वास। मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट कहती हैं कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही बौद्धिक गुण होते हैं। मेरी कहती हैं कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान तार्किकता होती है, बौद्धिक गुण होते हैं। यह सब समान रूप से पाया जाता है। जितना अगर एक पुरुष पढ़ लिख कर IPS बन सकता है, IAS बन सकता है, तो महिला भी पढ़ लिख कर IAS या IPS बन सकती है। तो दोनों में समान गुण होते हैं, बौद्धिक और तार्किक रूप से दृष्टि से, बौद्धिक और तार्किक दृष्टि से दोनों में समान गुण होते हैं। परंतु मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट कहती हैं कि महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, आगे कभी बढ़ने नहीं दिया जाता है, बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है और अनेक प्रकार की यातनाएं उनको झेलनी पड़ती हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें केवल यौन प्राणियों की बजाय एक व्यक्ति के रूप देखा जाए, यानी कि केवल महिलाओं को संभोग की वस्तु के बजाय एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए, व्यक्ति के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाए, व्यक्ति के रूप में उनको विकास का अवसर दिया जाए, तभी महिलाएं स्वतंत्र हो सकती हैं और महिलाओं का विकास हो सकता है। वह कहती हैं कि महिलाओं के पास भी पुरुषों की तरह से तर्क क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, प्रशासकीय गुण होता है, निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान होती है। बस उन्हें ऐसी प्रतिभा या गुण उत्पन्न करने के लिए अवसर दिया जाए या महिलाओं के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर महिलाएं अपने सभी गुणों का विकास कर सकती हैं। मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट लैंगिक समानता और वर्ग समानता की पक्षधर होती हैं। लैंगिक समानता और वर्ग समानता। मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट लैंगिक समानता और वर्ग समानता की पक्षधर होती हैं। मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट का मानना है कि समाज में स्त्री और पुरुष के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें जैविक विभिन्नताओं के अलावा कोई अंतर नहीं होता है। महिलाओं और पुरुषों में केवल जैविक विभिन्नताएं होती हैं, जैविक विभिन्नताएं के अलावा कोई अंतर नहीं होता है। उन्होंने सभी बच्चों को खेलने पढ़ने के लिए अनुमति दी जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया। समाज में परिवर्तन लाने के लिए मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट ने एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जिसे उन्होंने यौन शिक्षा पाठ्यक्रम कहा। जिस पाठ्यक्रम का उन्होंने निर्माण किया या जिस पाठ्यक्रम पर बल दिया, यौन शिक्षा पाठ्यक्रम उसको कहा। यौन शिक्षा पाठ्यक्रम उसको कहा। उनका कहना था मेरी वोस्टोनीक्राफ्ट का कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी, युवाओं को भी प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे कि उनकी सोच में परिवर्तन हो सके, जिससे कि उनकी सोच में रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि वह उनके सोच का रचनात्मक विकास हो। उन्होंने शिक्षा के रचनात्मक दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें कक्षाओं के लिए व्याख्यान और चर्चा मुख्यतः शामिल थी। उन्होंने शिक्षा के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की सिफारिश की, जिसमें कि व्याख्यान शामिल थे और चर्चा शामिल था, यानी कि व्याख्यान और चर्चा के द्वारा लड़के और लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि इतिहास, राजनीति और धर्म जैसे विषयों पर चर्चा करते समय छात्र और छात्राओं की व्यक्तिगत राय भी ली जानी चाहिए। यानी कि जब इतिहास की चर्चा हम करते हैं, धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं, समाज के बारे में चर्चा करते हैं, तो छात्रों के साथ छात्राओं की भी राय ली जानी चाहिए, उनकी व्यक्तिगत राय को जानना हमें चाहिए।
तो मेरी स्टोनीक्राफ्ट लड़के और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की समर्थक होती हैं। वह कहती हैं कि जो शिक्षा लड़कों को दी जाए वही शिक्षा लड़कियों को भी दिया जाए। अधिकार, महिलाओं के अधिकार एवं प्रतिनिधित्व पर बल। मेरी स्टोनीक्राफ्ट कहती हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनको भी राजनीति में, समाज में या फिर सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मेरी स्टोनीक्राफ्ट का मानना है कि समाज ने महिलाओं के गुण और क्षमता को प्रभावित किया है। महिलाओं के गुण और क्षमता को कौन प्रभावित किया है? इसी समाज ने प्रभावित किया है। समाज ने महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझा है तथा महिलाओं को अन्य सुविधाओं और अन्य अधिकारों से वंचित कर रखा है, जिससे कि महिलाएं अत्यंत कमजोर हो गई हैं, अत्यंत संवेदनशील प्राणी बन गई हैं। मेरी महिलाओं के लिए अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात करती हैं। मेरी महिलाओं के लिए अधिकार और प्रतिनिधित्व की बात करती हैं। वह कहती हैं कि उन्हें भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि वे भी अपनी प्रतिभा और योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। मेरी कहती हैं कि एक समय था जब समाज में महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। एक समय था जब महिलाओं को समाज ने घर की चारदीवारी में कैद कर रखा था, परंतु अब समय की मांग है कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए, महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर दिया जाए, क्योंकि अब सामाजिक स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मेरी स्टोनीक्राफ्ट महिलाओं के स्वतंत्रता पर बल देती हैं और साथ ही साथ समानता पर भी बल देती हैं। स्वतंत्रता और समानता पर भी बल देती हैं। स्वतंत्रता और समानता पर बल देती हैं। मेरी स्टोनीक्राफ्ट ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समानता और स्वतंत्रता देने की बात कही है। महिलाओं को भी स्वतंत्रता और समानता देने की बात कही है। मेरी स्टोनीक्राफ्ट का मानना है कि समानता सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुधार की कुंजी है। समानता, जब महिलाओं को समानता प्रदान किया जाएगा तो परिवार के साथ समाज का स्वरूप भी बदल जाएगा, समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाएगा। समानता का आशय था कि कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं, बल्कि सभी एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि जैसे कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर निर्भर थी, लेकिन जब समानता मिल जाएंगी तो वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के बराबर वह रहेंगे। मेरी स्टोनीक्राफ्ट ने सभी वर्गों के लिए समानता की बात कही है और कहा है कि समानता वह तत्व है जिससे नागरिकों का पर्याप्त विकास हो सकता है। समानता वह तत्व है जिससे नागरिकों का विकास हो सकता है। मेरी ने रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ एमाइल की कटु आलोचना की है। एमाइल किसकी रचना है? रूसो की रचना है। रूसो ने एमाइल में जो लिखा है उससे मेरी स्टोनीक्राफ्ट काफ़ी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि एमाइल में महिला शिक्षा पर बात नहीं की गई है। रूसो ने महिलाओं के शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की गई है, महिला शिक्षा पर उसने प्रतिबंध लगाया है। तो मेरी स्टोनीक्राफ्ट ने रूसो की पुस्तक एमाइल की कटु आलोचना की है। रूसो ने एमाइल में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना है। रूसो ने एमाइल में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना है, बल्कि महिला शिक्षा की आलोचना की है और उन्हें हीन स्थिति प्रदान कर दिया है। रूसो ने महिलाओं की हीन स्थिति प्रदान कर दिया है। रूसो ने महिलाओं को केवल गृह कार्य तक ही सीमित रखा है। एमाइल में रूसो ने महिलाओं को केवल गृह कार्य तक ही सीमित रखा है। रूसो की आलोचना मेरी स्टोनीक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ए बेनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में की है। ए बेनिडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में इन्होंने एमाइल की आलोचना की है और इस पुस्तक में उसने महिला शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया है। इस पुस्तक में मेरी स्टोनीक्राफ्ट ने महिला शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि मेरी स्टोनीक्राफ्ट जो थी एक नारीवादी विचारक होती हैं और यह नारी समानता की बात करती हैं, पुरुष वर्चस्ववादी समाज को समाप्त करने की बात करती हैं। यह कहती हैं कि जो भी पुरुषों को अधिकार मिले हैं वह सारे अधिकार महिलाओं को भी मिले तो महिला की स्थिति परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि दुनिया की जो आधी आबादी है वह महिलाओं की है। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, तो जब दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है तो महिलाओं को भी हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाओं को भी समानता मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि मेरी स्टोनीक्राफ्ट की कुछ
आलोचना विभिन्न विद्वानों के द्वारा की जाती है। जो आमूल नारीवादी चिंतक हैं, उनके द्वारा मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट के विचारों की आलोचना भी की जाती हैं। उनका कहना है, आमूल नारीवादी विचारकों का कहना है कि मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा है। उन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा है, जबकि वास्तविक रूप में महिलाओं के साथ होने वाला शोषण लैंगिक प्रकृति का था, जिस पर उनका ध्यान नहीं गया है। जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था उस समाज में, वह केवल लैंगिक प्रकृति का होता है। उस पर मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट का ध्यान नहीं जाता है। आमूलवादी नारीवादी विचारक लिखते हैं कि जब तक महिलाओं के बीच एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक महिला समानता की बात एक दिवा स्वप्न होती है। दिवा स्वप्न होगी या असंभव होगा। इस तरफ भी मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट का ध्यान नहीं गया है। मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट केवल महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने की पक्षपाती हैं, जबकि आमूल नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं का उत्थान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में किया जाना चाहिए। यानी केवल महिलाओं को पुरुषों के समान ही नहीं कर दिया जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं का उत्थान जो किया जाना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। तो मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट ने अपने यह विचार 18वीं सदी में दिए हैं। अपने विचार जो दी हैं वह 18वीं सदी में दी हैं। अपने विचार कब दी हैं? 18वीं सदी में दी हैं, जब महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी दीनहीन थी। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया था और पुरुष समाज द्वारा अनेक प्रकार के शोषण किए जा रहे थे। 18वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या थी? आज जो है महिलाओं की स्थिति 21वीं सदी में देखते हैं कि महिला पुरुष से किसी भी प्रकार से कमतर नहीं है। जितना पुरुष श्रम के द्वारा या मेहनत के द्वारा जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वही सफलता स्त्रियां भी प्राप्त कर सकती हैं, लड़कियां भी प्राप्त कर सकती हैं। मेरी ऐसी प्रथम नारीवादी विचारक हैं जो महिलाओं को मानव की श्रेणी में रखा है, और इसलिए मेरी को प्रथम नारीवादी विचारक कहा जाता है। मेरी को प्रथम नारीवादी विचारक कहा जाता है। प्रथम नारीवादी विचारक कहा जाता है। यह नारीवादी विचारधारा उदारवाद की दार्शनिक परंपरा का अनुसरण करता है। जैसा कि उदारवाद में स्वतंत्रता, समानता और न्याय था, न्याय का कॉन्सेप्ट था, न्याय की अवधारणा थी, लेकिन उस उदारवादी अवधारणा का चारदीवारी में बंद स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं था। परंतु उदारवादी नारीवादियों ने ऐसे बिंदुओं पर बल दिया जिससे कि महिला और पुरुष में समानता स्थापित हो सके, महिलाओं को शोषण से मुक्ति मिल सके। उदारवादी नारीवादी विचारक भी चाहते थे कि पुरुषों पर से महिलाओं की निर्भरता समाप्त हो जाए, यानी कि महिलाएं निर्भर न रहें, महिलाएं भी आर्थिक रूप में, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करें, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करें, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करें। महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाए, अनेक अवसर महिलाओं को भी प्रदान किया जाए। उन्होंने ऐसे कानून और सार्वजनिक नीतियाँ बनाने की वकालत की जो महिलाओं के लिए समानता और अवसर की समानता को सुनिश्चित कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट ने नारियों के संबंध में या महिलाओं के संबंध में उत्कृष्ट विचार इन्होंने दिया है। और ये प्रथम नारी विचारक हैं, 18वीं शताब्दी की प्रथम नारीवादी विचारक हैं, जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं की स्थिति को लेकर आवाज़ उठाई है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने मेरी वोllस्टोनीक्राफ्ट के विचारों को बताया। यह एक नारीवादी विचारक हैं और नारियों पर उसने अपने विचार प्रकट किए हैं, और इनके राजनीतिक विचार जो हैं ए विंडेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द मैन में भी मिलते हैं। पुरुष वर्चस्ववादी समाज की ये आलोचना करती हुई नजर आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिमोन डी बोवार की तरफ ले चलूँगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।